आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करने जा रही हूँ, जो कि कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसे एक्चुअली समझने की ज़रूरत है। ये सोचकर नहीं कि ये जो बोल रही है, ये कौन बोल रही है, इसकी औकात क्या है, इसने क्या उखाड़ा है अपने जीवन में। सिर्फ़ ये सोचकर सुनने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ भी बोल रही है, ये कहीं न कहीं कुछ ऐसा बोल रही है जो हमको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है विदाउट एनी जजमेंट। और आप प्लीज़ बिना इस आवाज़ के पीछे की पर्सनैलिटी को जाने बगैर सिर्फ़ इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं अपने लाइफ़ के होल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब तक के। देखो, कुछ लोग होते हैं जो 80-80 साल जीवन में भी रहकर वो बातें नहीं समझ पाते हैं, जो एक 30 साल का बंदा कई बार कर लेता है वैसी बातें। इवन मैं 5-5 साल के बच्चों से कई बार जीवन की ऐसी चीज़ें सीख गई हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद मैं 80 साल की उम्र में भी नहीं सीख पाती। तो बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत फ़ोकस के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। आपको पता है दोस्तों, ज़िंदगी में ईश्वर हमें किसी भी चीज़ की कमी करके नहीं भेजता। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर ही भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाकर भेजा है, प्रकृति ने, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट करके भेजा है, जो खुद ब खुद बॉडी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, बॉडी को फाइट करने के लिए कैपेसिटी देता है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। ठीक है? कोई भी बीमारी है, उससे लड़ने की शक्ति देता है। वो चीज़ है ना। आप लोग देखिएगा कि कई बार ना डॉक्टर्स जब बड़ी-बड़ी मेडिकल जो भी उनकी आइडियाज़ होते हैं, जो भी उनके वेज़ होते हैं, जो अपना के वो थक जाते हैं, देन फाइनली वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकली पेशेंट को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी तुमको प्रॉब्लम हुई है, जो भी तुमको डिज़ीज़ हुई है, तुम उसको हरा सकते हो। वो उसको साइकोलॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि अब भगवान ही कुछ कर सकता है, कल सुबह तक अगर उसको होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो जिस कंडीशन में है, कोमे में है या जो भी है, अ, आपको वैसे ही करना पड़ेगा डील। आपने देखा होगा, ये होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सब कुछ वो एक नेचर पर छोड़ दिया जाता है। तो वो नेचर कौन है? उस नेचर से ही तो बने हैं हम। वो नेचर है हमारी बॉडी का अंदर का वो मैकेनिज़्म जो हमारे लिए फ़ाइट करता है। इम्यून सिस्टम, हमारा जो मेंटल स्पिरिट है, जो सोल स्पिरिट है कि नहीं मुझे जीना है, मैं मर नहीं सकता। नहीं मुझे मुझे निकलना है इस बीमारी से। मैं डिफीट कर सकता हूँ। आई कैन मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ। वो एक माइंडसेट जो होता है वो बहुत हेल्प करता है एक बीमार इंसान को ठीक होने में। उसी तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा ब्रेन दिया है जिसको अगर हम सर्वोपरि मान लें तो हम उससे बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स लिख कर जा सकते हैं। जिसे आगे कोई ऐसा इंसान जिसको अपने दिमाग पर संपूर्णतया विश्वास ही नहीं है, वो उसे पढ़कर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपको पता है गाइज़, दूसरी कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर बच्चे अपने से ही कोई मशीन ओपन करके और उस मशीन को वापस से बनाने की कोशिश करते रहते हैं। छोटी-छोटी सी उम्र में वो ऐसे-ऐसे गैजेट्स बना रहे होते हैं कि देख के आदमी हैरान हो जाए। लेकिन वहीं हमारी कंट्री में हमें वीडियो दिखाया जाता है कि हाँ भाई, देखो इस गैजेट को कैसे बनाया जाता है। हाँ, देखो इस मॉडल को कैसे बनाया जाता है। जो एक क्रिएटिव ब्रेन है ना, जो क्रिएटिव माइंडसेट है हमारा, उसको ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिसर्च मत करो, आप अपना थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करने के लिए, क्योंकि जब ब्रेन मेहनत करेगा तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, और अगर आप चाहो तो वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लिए एक मशीन बनाई गई है एंड दैट इज़ वॉशिंग मशीन, ठीक है? तो वॉशिंग मशीन कपड़े को बहुत आसानी से जल्दी से धो देता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वॉशिंग मशीन नहीं है, तो हम अपने कपड़े धो नहीं सकते। वी हैव हैंड्स, वी हैव अ ब्रेन, वी नो द वे टू वॉश द क्लोथ्स। इवन हमको अगर नहीं भी बताया जाएगा तो भी हम अपना दिमाग यूज़ करके कर सकते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा क्लोथ साफ़ हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि यार दिमाग इज़ एवरीथिंग, ब्रेन इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू हैव अ गुड ब्रेन, जस्ट प्लीज़ यूज़ इट। आई नो मे बी समटाइम्स हो सकता है कि ब्रेन उतना फास्ट उस कंक्लूजन तक ना पहुँचे जितना फास्ट आप कोई बुक से अगर वो चीज़ पढ़ लोगे तो आप पहुँच जाओगे। आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुरानी चीज़ें क्या करके गए इस चीज़ पर फोकस करने की जगह ये चीज़ देखना चाहिए कि अभी क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, वहाँ पर बहुत सारे शेफ़ हैं, ठीक है? सब लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। मुझे इतना कुछ आता नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे रेस्टोरेंट में एज़ अ शेफ़ रखा गया है क्योंकि मेरा क्रिएटिव ब्रेन है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है ना। मैं बहुत जल्दी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ, बहुत जुगाड़ू बुद्धि है मेरा। तो मैं क्या करती हूँ,
मैं देखती हूँ कि जहाँ पर भी कोई शेफ़ किसी चीज़ में कुछ बिगाड़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डिश में नमक ज़्यादा हो गया, मैं वहाँ पर जाकर उस डिश की एनसाइक्लोपीडिया पता नहीं करूँगी कि हाउ यू हैव मेड फला ढिमका है यो, नो। व्हाट आई विल डू, आई विल टेस्ट दैट पर्टिकुलर डिश और उसके हिसाब से मैं दिमाग लगाऊंगी कि इसमें आटे की गोलियाँ डालनी चाहिए, कि इसमें हम दही डालकर इसका जो नमक है वो कंट्रोल कर सकते हैं, नींबू डालकर कर सकते हैं, कि इसमें अगर हम थोड़ा सा शुगर मिला देंगे तो शायद कुछ डिफरेंस आ सकता है, या फिर इसमें हमको वाटर मिलाना पड़ेगा तब जाके ये बराबर होगा, या फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली हम एक काम करते हैं, ये जो डिश है इसको किसी किसी अदर वो वीट फ्लावर में या मैदे के आटे में, किसी चीज़ में या सूजी में, किसी चीज़ में मिक्स करके हम इसका कुछ और डिश बना सकते हैं। कुछ भी करके मैं वो पर्टिकुलर चीज़ को देखकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। लेकिन वहाँ पर अगर कोई बैठकर बोले कि फॉर एग्जांपल इट वाज़ पिज़्ज़ा, उसमें नमक ज़्यादा हो गया था, तो मैं अगर इस चीज़ को बैठकर बोलूँ कि अब नहीं, अब इसमें जो नमक ज़्यादा हुआ है इस चीज़ के लिए मुझे पूरा पिज़्ज़ा का एनसाइक्लोपीडिया समझने की ज़रूरत है। क्यों समझने की ज़रूरत है? इफ़ यू हैव अ गुड ब्रेन, यू हैव अ गुड जुगाड़ू ब्रेन, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। क्या कर सकते हो आप इसमें? जिससे कि इसका नमक बैलेंस हो जाए। तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं जब जुडिशरी में या जुडिशियल सेक्टर में जब इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि मैं इस पे एरर पॉइंट्स पे काम करूँगी, लूप पॉइंट्स पे काम करूँगी और उसके थ्रू आई यू नो आई रियली वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ एज एन गुड एडवोकेट और गुड लिटिगेटर और गुड जज, गुड जस्टिस। तो पता नहीं लोग अपनी दुर्बुद्धि का उपयोग करके मेरा दिमाग क्यों सड़ा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन बेसिस पे हो चाहे ऑनलाइन बेसिस पे हो। यार, आई जस्ट wanted to you know search the solution, not wanted to do any PhD in Indian judicial system। क्या करूँगी मैं इतना टाइम वेस्ट करके? मुझे लूप पॉइंट्स देखने हैं और उन लूप पॉइंट्स के हिसाब से रिसर्च करके मुझे उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, दैट्स इट। तो आप उस चीज़ को समझो ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे देश में डिले कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार जस्टिस तो ठीक है, डिले कैसे हो रहा है। तो डिले के लिए मैं सबसे पहले लोगों से ही पूछो, आपको लोग बता देंगे। आपको इतना बुक चाटने का, सर फोड़ने का, कॉन्स्टिट्यूशन की 4 पुस्तकें पढ़ने का, बीएनएस पढ़ने का नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपसे कहीं ज़्यादा पढ़कर बैठे हैं और कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। बस आकर मीडिया में एक चीज़ बोल रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, काफ़ी बुरा लगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। जुडिशरी अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। मार एक थप्पड़ खींच के उसके गाल पे। कहाँ गई तेरी बीएनएस की बुक, तेरी आईपीसी की बुक, तेरी सीआरपीसी की बुक है? कहाँ गया तेरा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक? इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन जो सिर्फ कपड़े धोने का काम करती है, जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि कपड़े धुलते धुलते अगर कलर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो क्या होगा, कपड़े फट गए तो क्या होगा। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर क्लोथ्स, यू हैव टू बी कॉन्शियस। या तो फिर आप अपने हाथ से ही धो, अपने हाथ से धोगे तो आप कॉन्शियस रहोगे। जस्टिस को एक लॉ के भरोसे छोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल 498A क्यों बनाया गया? विमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। जो बेचारी वाकई में जिनके साथ गलत हो रहा है उनके ससुराल में, तो लोगों ने अपनी बुद्धि यूज करना बंद कर दिया। बस एक तो लॉ बना दिया, उस लॉ के दम पर विमेन प्रोटेक्शन चालू। और इसमें हुआ ये कि कुछ औरतें 498A का यूज करके कुछ बहुत ही सीधे साधे अच्छे साफ सुथरे मर्दों का जीना हराम करके रख दी। अगर हम लॉस को अपनी पूरी दुनिया समझने की जगह, बुक्स को अपनी पूरी दुनिया समझने की जगह, रूल बुक को अपनी पूरी दुनिया समझने की जगह थोड़ा अपने मस्तिष्क पर बिलीव कर लेना। अरे ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है ना कि आपको एक गट फीलिंग, आप मानो मत मानो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी हैं। एक गट फीलिंग, फॉर एग्जांपल आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर सड़क पे, आपको सुबह से, अगर आप थोड़ी सी भी कॉन्शियस इंसान हो, बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में जीने वाले आदमी नहीं हो, थोड़ा अंदर की तरफ भी देखने की काबिलियत रखते हो, थोड़ा होश में रहते हो, थोड़े स्पिरिचुअल हो, आपको एक एहसास ज़रूर होगा, एक सिग्नल ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कि बेटा आज मत जा, कुछ सही नहीं है। अंदर से एक आएगा। मेरे साथ आज तक कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी गट फीलिंग्स पर बहुत फोकस करती हूँ। मुझे जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगता है मैं रुक जाती हूँ, मैं किसी और वे से जाती हूँ। ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कुछ होने से पहले आपको अलर्ट देता है। वो अलर्ट जो है, अगर आपके समय पर नोटिस कर लिया, आपके साथ कोई घटना नहीं हो सकती है। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सामने वाले इंसान को देखकर फर्स्ट मीटिंग में ही बता देता है कि स्थान सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्शियसली उसको सुनते हो और उस पर एक्शन लेते हो, उसके फेवर में एक्शन लेते हो, अपने फेवर में एक्शन लेते हो।
दैट्स द मोमेंट जहाँ आप अपना प्रोटेक्शन डिसाइड करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ब्रेन और थोड़ा सा इनसाइड मैकेनिज्म जो आपको अलर्ट देता है, जो आपको एक क्लू पॉइंट देता है, जो एक आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है जेन्युइन बेसिस पे, आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद बोल रही होंगी तो कुछ लोग, मैं क्या बोलूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कुछ लोग अपनी दुर्बुद्धि का उपयोग करके फिर मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ द फैक्ट। तो आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एक सिग्नल ज़रूर मिलता है। आप बोल ही नहीं सकते कि भाई मैं तो पूरी तरह अनजान था इस चीज़ से। नहीं, वकील भी, मैं आपको बता रही हूँ ना, अरे यार मैं कहती हूँ आप 1 साल अनजान रहोगे कि आप जिस आदमी का केस लड़ रहे हो वो संपूर्णतया निर्दोष है, जबकि असलियत में बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आप 1 साल अनजान रहोगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं बोलती हूँ आप 1 साल अनजान हो, लेकिन स्टिल किसी ना किसी पॉइंट पर यू विल क्लियरली नो अबाउट इट, clearly aware about it, that my client is completely criminal. My client is wrong. My client don't deserve justice. और जिस पॉइंट पर आपको फील हो, just leave that case. Don't fight for him. जाए किसी और के पास जो पापी इंसान है, but you just don't take the responsibility of doing all the पाप. You always support justice. But people just don't want to do that. उन्हें बस एक एक्सक्यूज देना है पैसे कमाने का। So what I'm saying to you, that क्रिएटर ब्रेन की बेइज्जती हो रही है इस देश में। वी वॉन्ट दिस सॉल्यूशन। मुझे नहीं लिखना है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बुक, मुझे और कभी जरूरत पड़ेगी तो आई विल यूज माई क्रिएटर ब्रेन। वाई आई विल चैटिंग एनी अदर बुक? वाई? आई हैव ऑल्सो सेम ब्रेन। आई विल मेक माई ओन रूल बुक। इफ पीपल विल लाइक इट, लाइक जैसे अम्बेडकर साहब की माने गए, पसंद किए, वो मेरे भी पसंद करेंगे। लेकिन अगर मैं बार बार देखूंगी कि बाजू वाला कैसा आंसर लिख रहा है, ये कैसा आंसर लिख रहा है, तो मैं अपने क्रिएटर ब्रेन की कहीं ना कहीं बेइज्जती कर दूंगी। दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में मत रहो। दूसरों ने क्या किया इस चीज पर फोकस मत करो। आप क्या कर सकते हो ये चीज देखो। अपना क्रिएटर ब्रेन यूज करो। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ क्रिएटिव माइंड इन द जुडिशियल सेक्टर। कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो कि शायद अभी तक किसी ने क्रिएट ना किया हो। मैं बार बार अगर ऐसे भटकती रहूंगी, दूसरों को देखकर अपने आप को जज करती रहूंगी, तो मैं कभी अपने क्रिएटिव ब्रेन का 100% यूज कर ही नहीं पाऊंगी। आपको बस ये देखना है कि जस्टिस डिले हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट सॉल्यूशन यू कैन गिव टू द कंट्री। प्रॉब्लम्स को देखो, उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस करो। ऑलरेडी जो सॉल्यूशंस प्रेजेंट होंगे, जो आपके क्रिएटिव ब्रेन ने निकाल के दिए होंगे, वो डिनाई कर दिए जाएंगे कि भाई वो तो है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी। और जो आप कुछ न्यू आइडियाज़ या सॉल्यूशंस दोगे, उसको इंप्लीमेंट करके देखा जाएगा कि इज इट वर्किंग और नॉट। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करते टाइम लॉस्ट होता है थोड़ा, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब मिलता है तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। जब आप ग्राम बेल फ़ोन बना रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर कितना मतलब उनका लॉस हुआ था, कितने बार उन्होंने हार देखी, बहुत सारा हो। लेकिन आज जब वो एक पर्टिकुलर सिस्टम तैयार हो गया कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं वॉइस टू वॉइस, दूर से दूर इंसान से भी, तो उसके थ्रू कितनी डेवलपमेंट हुई और आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, राइट। तो यार एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उन लोगों की भी जो अपने जीवन में भले एकेडमिक लेवल पर या बुक्स के लेवल पर या पोथा चाटने के नाम पर भले कुछ खास नहीं किए हैं, या डिग्री ले लेकर फ्लैक्स करने के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन दे हैव अ ग्रेट क्रिएटिव ब्रेन इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज हु आर मच मोर ग्रोइंग देन अस। जिस फ़ोन पर आकर हम ज्ञान देते हैं ना कि भाई एवरीथिंग इज रिलीजन, ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन भी उस वेस्टर्न कंट्री के ब्रेन ने दिया है। तो आप इस चीज़ को समझो। दे हैव अ क्रिएटिव ब्रेन, दे रेस्पेक्ट द क्रिएटिव ब्रेन। दे डोंट से द चाइल्ड क्या बे चल ना तूने ये गैजेट बना दिया तो क्या, आर यू IITian? हैव यू अंडरस्टूड द साइंस बुक? नो ना, सो व्हाट यू आर? यू आर अ ग्रेट गधा। नो, दे अप्रिशिएट हिज ब्रेन। वाओ व्हाट अ ब्रेन यू हैव। एंड उसका कनेक्शन किसी डिग्री, किसी बुक, किसी नॉलेज से नहीं होता। उसका कनेक्शन सिर्फ इस चीज़ से होता है कि ही हैज़ यूज्ड हिज कंप्लीट ब्रेन, राइट। ही हैज़ अ क्रिएटिव ब्रेन, ही इज एक्चुअली यूजिंग हिज ब्रेन। आप फॉरेन जाओ ना, आप वेस्टर्न कंट्रीज जाओ, आप दिखाओ अपनी डिग्री,
आप बोलो मेरे पास इतना नॉलेज है, आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स वगैरह 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 वगैरह. व्हाट दे विल से? डू यू हैव अ ग्रेट ब्रेन? If you don't have a great brain, then you are nothing for us. Do you have that potential to learn new skills as soon as possible? Do you have that mental potential? If you have, then most welcome. Western countries are those जो स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों को तक इतनी वैल्यू देते हैं, जो फिजिकली इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुके थे. तो आप कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बुक्स, बुकिश नॉलेज, ये आपका जो डिग्री है, ये सब मैटर नहीं करता. सिर्फ आपका माइंडसेट मैटर करता है, आपका वो ब्रेन मैटर करता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है. दैट्स इट. जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती ना, उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जॉब मिलती हैं. वो बात अलग है कि बेचारे वीज़ा नहीं पा पाते हैं, जा नहीं पाते. बट इफ़ दे आर रेडी टू यूज़ देयर कंप्लीट मेंटल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज आर वेलकमिंग यू ब्रो. बट हमारी कंट्री में क्या चल रहा है आपको पता है? मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज सेइंग, साक्षी, इंडिया में जितना क्रेज़ है ना, ये डिग्री वो डिग्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैसा क्रेज़ नहीं है. पीपल ओनली वॉन्ट दैट डू यू हैव दैट मेंटल पोटेंशियल टू डू दैट वर्क और लर्न न्यू स्किल्स so easily, or if you're learning any skill slowly, but after learning that skill, do you have that perfectionist attitude? Or if you do any mistake after that, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अगर आप मिस्टेक्स भी करते हो, तो do you have that problem solving mindset? Do you have that? अगर आप में है वो पोटेंशियल कि आप गलती करने के बाद भी उसको फटाक से रेक्टिफाई करने की कैपेसिटी रखते हो, देन यू मोस्ट वेलकम. इस पर और भी लंबा वीडियो बन सकता है, बट मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नेचर ने आपको सारी काम की चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं. आपको किसी वॉशिंग मशीन, किसी बुकिश नॉलेज, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव अ क्रिएटर ब्रेन, आप अगर जुडिशियल सेक्टर में एक भी चेंज करके जाओगे ना, एटलीस्ट इतना भी कर दोगे कि यार एक जो क्लाइंट है वो इमोशनली इतना टॉर्चर ना हो कोर्ट में आकर, उसकी हीलिंग को थोड़ा सा फोकस पे रखा जाए. और जिसने गलत किया है, यार आइडिया सबको रहता है, बस हमको प्रूव करना होता है अल्टीमेटली विथ फुल ऑफ एविडेंसेस, विथ फुल ऑफ विटनेसेस. जिसने गलत किया उसकी काउंसलिंग करवाओ, उसे उस जोन में लाओ. क्यों फांसी की सज़ा देनी है? क्यों उस चीज़ का वो देना है, आपको आजीवन कारावास देना है? क्यों उसे सज़ा देनी है? आप रखो उसको, कैद में रखो. डेफिनेटली वो पता नहीं आगे उसका दिमाग कहाँ पर जाए, लेकिन आप काउंसलिंग करो. आप उसको इंसान बनाने पर फोकस करो, हैवान से. क्योंकि जब ये इंसान बनकर जाएगा तो ये कितनों को सिखाएगा बाहर जाकर कि भैया कभी मर्डर नहीं करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, कुछ नहीं हासिल होना है, ये मारने मरने में क्या है. वो जाकर लोगों को सिखाएगा, जो भी उसका जो एक अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा उससे वो सिखाएगा जाकर. ऐसे क्राइम कम होगा देश में. छोटा सा बच्चा जब नया नया एकदम अबोध पैदा होता है ना, वहाँ पर उसकी अपब्रिंगिंग पर फोकस करना होगा. पेरेंट्स को एजुकेटेड बनाना पड़ेगा. जब किसी के घर बच्चा हो तो उनको 2 साल का पेरेंटिंग कोर्स करने के लिए बोला जाए कि आप पेरेंटिंग कोर्स करो, या पेरेंट बनने से पहले आप पेरेंटिंग कोर्स करो. उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाए. हर किसी के पास वो एग्जाम का एक क्वालिफाइड रिजल्ट होना चाहिए कि हाँ वी आर अ गुड पेरेंट. और उसके बाद जब वो मिस्टेक करें, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को गलत डायरेक्शन में वो करें, तो उसके लिए भी पुलिस एक्शन ले कि आप कैसे गलत चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर ये बंदा रेपिस्ट बनेगा, मर्डर बनेगा. जब एक बेटी को दबाया जाए और लड़के को हर चीज़ की छूट दी जाए, वहाँ पर भी आप कंट्रोल करो फैमिली को जाकर किया. व्हाट आर यू डूइंग हियर? कल को ये अपनी बीवी को मारेगा, मार मार के उसका बाल खींच खींच के उससे काम करवाएगा, चाहे वो बेचारी कितना भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बेस्ट से बेस्ट काम करने की. डोमिनेट करेगा ये औरतों को. डोंट गिव दिस टाइप ऑफ एजुकेशन टू हिम. वो जाके उनको घर के लेवल पर जितना कर सकते हो आप करो. उसके बाद स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दो कि मोरल साइंस जो है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखो. मोरल साइंस में जो बच्चा फेल हुआ उसको रोक दो तुरंत उसी क्लास में, आगे मत बढ़ने दो किसी सूरत पे. लीगल स्टडीज़ को भी साथ में इन्वॉल्व करो. लीगल स्टडीज़ क्यों आपको लगता है कि सिर्फ एक वकील के लिए ज़रूरी है पढ़ना, एक जज के लिए ही ज़रूरी है पढ़ना? लीगल स्टडीज़ आप बच्चों को कराओ, छोटे से उम्र से ही लीगल स्टडीज़ कराना शुरू कर दो. उनको कानून बताओ देश के, कि देश में किस किस चीज़ के, जितना उनका मतलब जितने ईजी तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से आप समझा सकते हो. 1 क्लास के बच्चे को, फिर 2 क्लास के बच्चे को, उस हिसाब से एक बुक सीरीज़ तैयार करो. बच्चों को इसकी नॉलेज दो, उससे डेवलप करो. बुक्स की अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दे भी रहे हो तो यार स्कूल लेवल तक दो.
उसके बाद यंगस्टर्स को अपना क्रिएटिव ब्रेन थोड़ा यूज करने दो. जज करना बंद करो कि हाउ मेनी बुक्स यू हैव रीड इन द लीगल सेक्टर. व्हाट आई एम सेइंग टू यू इन वन सेंटेंस ओनली, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री जिन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, बट दे डोंट हैव द पोटेंशियल टू चेंज द जुडिशियल सिस्टम, टू हेल्प द पीपल who are getting injustice, who are dying by suicide, by murder. They are not capable to help them. After reading a lot of books, after keeping a lot of knowledge inside their brain. So why I studied that books? Why I will not focus on the solutions which I can only get from my brain, not from any book. Books are created by human, not humans are created by brain. Why the simple sentence are not understanding by the same capacity brains people. मेरे जैसे ही सेम ब्रेन है आपके पास भी. Why you are not capable to understand these lines? Why you are just focusing on this ki who is saying in this audio? That Gadhi Sakshi who has only get the 70% marks in his life, जो कि सबसे ज़्यादा marks था उसका. Really? Are you out of your brain? Why it's needed to बताने की क्यों ज़रूरत है मुझे? You just use your own brain. You just ask your own brain, am I right or not? सारा ego, सारा गुस्सा सब साइड करके just try to understand this audio. What I have said in this audio. Khair, I will only say one thing to you. This time to respect your creator brain. Please don't become the puppet of the bookish knowledge. Please, it's a humble request on the behalf of the nature, on the behalf of the universe, on the behalf of the God, on the behalf of your own potential which is existing in your brain. Okay, thank you so much. If you like this video then like कर दीजिएगा, कमेंट में पॉजिटिव रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिएगा. थैंक यू.